So, hello guys. I'm back with the new video. Welcome back to my channel Biology Classes. And here I'm with the new video. तो आज हम चैप्टर कवर करेंगे कौन सा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि क्लास 11th का एक चैप्टर है. तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे पहले डेफिनेशन से कि सेल क्या होता है. फिर उसके बाद आगे चलते हुए हम उसके ऑर्गेनल्स के बारे में, फिर सेल के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हम उसको फाइंड आउट करेंगे. तो बेसिक चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे, फिर आगे जानने में आसानी होगी. सो लेट्स स्टार्ट. सेल क्या होता है? सेल इट इज़ अ कंपार्टमेंट चैम्बर विच सेपरेट्स आउटर इन्वायरमेंट. तो क्या करता है? ये एक कंपार्टमेंट होता है, एक चैम्बर होता है जो कि इनर और आउटर इन्वायरमेंट को सेपरेट करके रखता है. इनसाइड सेल सम केमिकल रिएक्शंस विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट. ठीक है, तो एक लिपिड की बाई लेयर होती है, लिपिड की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से सेपरेट कर रही होती है. और सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसी को सेपरेट करना होता है फ्रॉम आउटर टू इनर. तो इसके बीच में लिपिड बाई लेयर प्रेजेंट होती है जो कि वाटर इनसोल्यूबल होती है, मतलब कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं होती है वो. तो व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट टू मेक सेल, मतलब सेल को बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो क्यों है? क्योंकि ये हमको आउटर इन्वायरमेंट से अलग करके रखता है. और जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से सेपरेट करके रखता है. एनर्जी के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हमें नीड होती है, रिएक्शंस के लिए. तो सेल का इसलिए नीड होता है. एक्सचेंज फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, आउटर इन्वायरमेंट के लिए एक्सचेंज के लिए चैनल्स जो होते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है उस पर चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आउटर इनर इन्वायरमेंट में एक्सचेंज के लिए हेल्प करते हैं, जिसकी हेल्प से न्यूट्रिशन और बाकी सारी चीज़ें आउटर से इनर और इनर से आउटर वेस्ट मटेरियल ट्रांसमिट हो रहे होते हैं. और उसके बाद से क्या होता है? उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है. जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. वो बहुत सारी स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, और वो प्रोजनी को जो इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं. तो 3 चीज़ें होती हैं. एक तो सबसे पहले लिपिड बाय लेयर है, फिर दूसरा जो कि चैनल्स हैं, फिर तीसरी चीज़ क्या है कि जेनेटिक मटेरियल विच इज़ नोन एज डीएनए, आरएनए. सो ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर. तो उसके बाद क्या है कि सारे सेल्स में बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होने चाहिए. तो बाकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि मेम्ब्रेन होगी जो कि लिपिड की मेम्ब्रेन होगी, और वो वाटर इंसोल्यूबल मेम्ब्रेन होती है. और उसमें चैनल्स होते हैं जो कि एक्सचेंज के लिए, बिटवीन आउटर एंड इनर इन्वायरमेंट के एक्सचेंज के लिए चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सचेंज में हेल्प करते हैं पासिंग के लिए किसी भी सब्सटेंस को. फिर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोजनी में ट्रांसमिट हो रही होती है. ठीक है, तो यही. फिर उसके बाद से वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. उसके वजह से ये प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें कोई कंपार्टमेंट्स नहीं बने हुए रहते हैं, लेकिन वो इवॉल्व होकर एक यूकैरियोटिक सेल्स बना है जिसमें कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है एक स्पेशल फीचर है. यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए रहते हैं, तो ये एक स्पेशल फीचर जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है. तो डेफिनेशन हम क्या जानेंगे? तो डेफिनेशन फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल क्या होता है? सेल एक फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो इसीलिए उसको हम लोग उसको सेल बोलते हैं. ठीक है, सेल जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टीसेलुलर. तो यूनिसेलुलर जो ऐसे सेल्स होते हैं, सेल्स डैट कैन एग्जिस्ट एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट, जो एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो वो यूनिसेलुलर होते हैं. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा. और मल्टीसेलुलर मतलब कि मल्टीपल सेल्स से बने हुए रहते हैं ऑर्गेनिज्म, तो उनको मल्टीसेलुलर बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किन किन चीज़ों के लिए कैपेबल होते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं. जैसे एमीबा ही है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या कर सकता है? तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है उसका. वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, फूड को इनगल्फ करता है, वेस्ट मटेरियल को आउट करता है, तो वो पूरी अपनी नीड्स कंप्लीट कर सकता है. और परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन और वेस्ट रिलीज करता है, न्यूट्रिशन अपटेक करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, सब कुछ करता है. अपने एसेंशियल फंक्शंस जो लाइफ के होते हैं वो सब कुछ कर रहा होता है.
एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंटली। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि अगर किसी सेल में सारी ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता ही है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उसका रॉबर्ट हुक कौन थे? तो हम जानेंगे कुछ साइंटिस्ट के नाम जिन्होंने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड सेल फाइंड आउट किया था कि इसमें हनीकम्ब में, जो कि बार्क से उन्होंने लिया था हनीकम्ब का टुकड़ा, और उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया था डेड सेल्स रॉबर्ट हुक ने। लिवेनहॉक ने क्या किया था? सबसे पहला लिविंग सेल जो था वो लिवेनहॉक ने फाइंड आउट किया था, डिस्क्राइब किया था, जो कि आरबीसी, स्पर्मेटोजोआ और प्रोटोजोआ है। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन फाइंड आउट द न्यूक्लियस इन 1831। उन्होंने न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। जीएन रामचंद्रा, उन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर बताया था, जो कि हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रिपल हेलिक स्ट्रक्चर होते हैं, कोलेजन के बने होते हैं, कोलेजन फाइबर के। तो उन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, तो जीएम रामचंद्रा ने बताया था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब बना 1950s में, तो इसके डिस्कवरी के बाद से जो सेल के इनर स्ट्रक्चर्स थे वो बहुत ही डिटेल में विजिबल हुए। तो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये रहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, कि उसकी वजह से सेल्स हम लोग अच्छे से फाइंड आउट कर रहे थे, उसके अंदर की स्ट्रक्चर्स को भी हम पढ़ पा रहे थे। उसका बाद सेल थियोरी क्या है? तो सेल थियोरी दिया था स्लाइडन ने और स्वान ने। तो स्लाइडन क्या थे? वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और स्वान क्या थे? वो जूलॉजिस्ट थे। तो स्लाइडन जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट्स होते हैं, ऑब्जर्व अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड फाइंड दिस प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सेल्स। तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और फिर उन्होंने देखा कि अलग अलग जो प्लांट हैं वो अलग अलग सेल्स से बने हुए रहते हैं, जो कि प्लांट सेल्स हैं। ठीक है, और स्वान ने ऑब्जर्व किया कि एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट तरीके के बने रहते हैं एनिमल सेल से, लेकिन जो एनिमल सेल है उनका आउटर लेयर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन, उनमें आउटर लेयर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया प्लांट्स में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सारे प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। लेकिन जो उन्होंने उसके बाद प्रपोज किया कि एनिमल एंड प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। तो उन्होंने बताया, जो स्वान थे उन्होंने बताया कि एनिमल और प्लांट जो है वो किसके बने रहते हैं? सेल से बने हैं और उसके प्रोडक्ट के। तो दो लोगों ने सेल थ्योरी दी थी, स्लाइडन और स्वान ने। फिर नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या थी सेल थ्योरी की? तो सेल थ्योरी की ड्रॉबैक की थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि नए सेल्स कैसे बन रहे हैं, न्यू सेल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद आया रडोल्फ विर्चॉ इन 1855 उन्होंने बताया कि सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो ही एक्सप्लेन्ड अबाउट द कैसे एक सेल फॉर्म हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि एक जो सेल है वो पुराने सेल से ही बनता है, उसी से फॉर्म होता है। टू मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी, उन्होंने दो मेन पॉइंट्स बताए सेल थ्योरी के, जिसमें उन्होंने इंक्लूड किया ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला, मतलब कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था आपको। एक टर्मिनोलॉजी दी थी उन्होंने, ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला। सो उन्होंने दो मेन पॉइंट क्या बताए थे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। तो वही पॉइंट है कि जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो सेल से बने हुए हैं और उसके प्रोडक्ट से बने हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन में क्या है? वायरस है, वायरॉइड्स है, प्रायॉन्स है। सेल थ्योरी के एक्सेप्शन में ये हैं जो रडोल्फ विर्चॉ ने दिया था। फिर ओवरव्यू ऑफ सेल में अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेल जो इवॉल्व हुआ था वो था प्रोकैरियोटिक सेल्स। फिर ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स से बना था यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है कि सेल मेम्ब्रेन है तो होते हैं इनमें, जो कि लिपिड का बना रहता है, उस पर चैनल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, इसमें भी यूकैरियोटिक सेल्स में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जो कि लीनियर डीएनए होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है इन यूकैरियोटिक सेल्स, लेकिन प्रोकैरियोटिक में फ्रीली मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, बस राइबोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में।
और यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, कंपार्टमेंट होता है एज आई एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर, विदाउट मतलब बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। ओके, सो नेक्स्ट है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन चीज़ें हैं, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो ये चीज़ें जो हैं वो कॉमन है। फिर उसके बाद आता है मेम्ब्रेन प्रेजेंस और एब्सेंस यूकैरियोटिक सेल्स की, मतलब उसमें 3 डिविजन्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पे, ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ द मेम्ब्रेन की बेसिस पे 3 डिविजन्स हुए हैं, विदाउट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं। तो विदाउट मेम्ब्रेन है राइबोसोम, राइबोसोम सब में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल और फंजाई सेल तीनों में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, ये हैं विदाउट मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस और सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बस एनिमल सेल में होता है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन है तुम्हारे वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज जो कि पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम है, और फ्लैजिला सीलिया। डबल मेम्ब्रेन में तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल्स में भी 2 डिविजन्स है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या है, तो यूनिसेलुलर में आ जाता है तुम्हारा प्रोटिस्टा, जिसमें कि एग्जांपल्स हैं डायटम्स, एमीबा और यूग्लिना। और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, सिंगल सेल एग्जिस्टेंस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल एग्जिस्ट कर रहा है और उनकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, वो अपना सारा डेली लिविंग अपना परफॉर्म कर रहा है। और मल्टी सेलुलर में तो मल्टीपल सेल्स से जो ऑर्गेनिज्म बन रहते हैं उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। प्लांट्स में तुम्हारे प्लांट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज वॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है और सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स क्या होता है कि एनिमल सेल इसमें प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल एब्सेंट होता है, प्लास्टिड एब्सेंट होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। फंजाई में क्या होता है कि फंजाई सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होता है और प्लास्टिड्स एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानेंगे कि क्या है। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं कि कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब हमने बताया था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। फिर आता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के में इनक्लोज्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स किस लिए होते हैं, सपोर्ट के लिए होते हैं। ठीक है, सपोर्ट के लिए, जैसे कि फ्लैजिला और सीलिया, मूवमेंट और सपोर्ट के लिए होते हैं तुम्हारे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। तो ऑब्जर्व करने के लिए यूकैरियोटिक सेल्स को अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो प्लांट सेल के लिए हम करेंगे अनियन पिल से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और एनिमल सेल के लिए चिक सेल्स से हम कर सकते हैं। 5th पॉइंट है कि शेप एंड साइज। तो शेप एंड साइज देखा जाए तो सबसे पहले साइज जो होता है, वायरस जो होते हैं वो 0.0 म्यूएम के साइज होता है, माइकोप्लाज्मा 0.1 म्यूएम टू 0.3 म्यूएम, और बैक्टीरिया 2.5 म्यूएम। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं 10 to 20 म्यूएम के होने चाहिए, आरबीसी 7 म्यूएम। ठीक है, शेप में देखा जाए तो आरबीसी राउंड एंड बाइकॉनकेव होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स जो होते हैं लॉन्ग एंड ब्रांच होते हैं, कलुमलर एपिथेलियल लॉन्ग एंड नैरो होता है, ट्रैकॉइड्स इलोंगेटेड, और मेजोफिल सेल्स जो होते हैं राउंड एंड ओवल होता है। डब्ल्यूबीसी जो होती है एमेबॉइड होती है, एमेबॉइड शेप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लांट सेल में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, लिक्विड मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होता है कि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और प्रोटोप्लास्ट, सेल वॉल के अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है, उसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि ये बताया प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल में तुम्हारा क्या हो गया कि ये न्यूक्लियस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा जो सेल वॉल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनक्लोज करके रखता है। ठीक है, इनक्लोज करके पूरा रखा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म होता है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है।
तो सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ऑर्गेनल्स हो गए और लिक्विड हो गया। तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऊपर से प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर दें, सेल वॉल अगर रिमूव कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बस सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ओके, और ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर दें तो सेल मेम्ब्रेन बचा आउटर लेयर में, तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। ओके, और उसके बाद अगर हम सेल मेम्ब्रेन को ही रिमूव कर दें तो क्या बचा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बचा जो कि है लिक्विड, लिक्विड मतलब कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियस को रिमूव कर दें तो उनको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। बस साइटो ही प्लाज्म बचा, बाकी कुछ बचा नहीं। और साइटोप्लाज्म को अगर हम रिमूव कर दें तो साइटोसॉल। ठीक है, ऑर्गेनल रिमूव कर दे अगर साइटोप्लाज्म से तो साइटोसॉल बन गया। ओके, नेक्स्ट, आई होप ये आपको क्लियर होगा, टर्मोलॉजी है कुछ। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में तो जान लिया, प्लांट सेल वॉल, प्लांट के बारे में क्या क्या प्रेजेंट होता है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, तो वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी को बोलते हैं सेम। तो लोकेशन ये कहाँ कहाँ होता है? एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, बैक्टीरिया सेल में, फंजाई सेल में। ठीक है, एनिमल सेल में ये आउटर लेयर की तरह वर्क करता है, लेकिन प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल और फंजाई सेल में इनर टू सेल वॉल। सबसे पहले सेल वॉल होगा, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रेजेंट होता है वो। ठीक है, प्लांट सेल में और बैक्टीरिया और फंजाई सेल में। देखो जैसे ये हो गया, ये न्यूक्लियस है और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो ये एनिमल सेल है। ओके, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, मूवमेंट शो करता है। ठीक है, और सेल वॉल जो होता है तो वो हार्ड, सेल वॉल जो होता है एक हार्ड टाइप का होता है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन को इनक्लोज करता है सेल वॉल। ये है प्लांट सेल में। सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग स्ट्रक्चर एंड एब्सेंट इन द डेड सेल्स। मतलब ये डेड सेल में सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि डेड सेल्स में एब्सेंट होता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो केमिकल्स और अरेंजमेंट, दो चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। केमिकल्स में क्या क्या होता है? लिपिड होता है, प्रोटीन होता है। लिपिड मतलब फॉस्फोलिपिड जो कि लेसिथीन है, लेसिथीन प्रेजेंट होता है किसमें? लिपिड एक तरीके का लिपिड है लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड, जो कि प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड का पूरा चेन प्रेजेंट होता है। ओके, और उसके बाद ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेक्राइड्स, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स, ऐसे मतलब चेन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। फैटी एसिड्स के मतलब वही कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि हम इसके बाद अरेंजमेंट्स के बारे में देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन का हमने केमिकल्स देख लिए क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, अब अरेंजमेंट्स देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको पता नहीं क्लियर हो रहा होगा कि नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्ट्रक्चर में तुम्हारा केमिकल कॉम्पोजिशंस होती हैं जो कि हमने अर्ली डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब ओलिगो क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर है। ओके, स्ट्रक्चर है। इसमें सेल मेम्ब्रेन जो होता है तो सबसे पहले तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो सबसे पहले जो मैंने केमिकल्स बताए, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है। ग्लाइकोप्रोटीन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन, ओलिगोसेकेराइड, ये सब प्रेजेंट है। उसके बाद पेरिफेरल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, और पार्शियली बरीड इंटीग्रल प्रोटीन्स जो कि पार्शियल बरीड इंटीग्रल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। इंटीग्रल प्रोटीन्स ऐसे कि जो कि अंदर प्रेजेंट है, और पार्शियली बरीड मतलब कि थोड़े बहुत ही अंदर है बाकी बाहर है। लेसिथिन फॉस्फोलिपिड केमिकल ये भी प्रेजेंट है एक। ठीक है, तो नेक्स्ट इंटीग्रल प्रोटीन ये हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ये देख लो, ये स्ट्रक्चर हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? हेड होता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, और हाइड्रोफिलिक टेल होता है। हाइड्रोफिलिक टेल जो, फिलिक मतलब क्या होता है? फिलिक मतलब हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। तो टेल अगेंस्ट जा रहे होते हैं, और फिलिक मतलब लव के, लव मतलब कि वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, सो कैसे ये इसके स्ट्रक्चर में मतलब कैसे ये बना रहता है, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, वो बताते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है CH2OH, CHOH, CH2OH जो कि ग्लिसरॉल है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर, ये फैटी एसिड पूरा कंपोनेंट बना हुआ रहता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आप देख लो, देखो
जैसे ये HCOOH, ओके, COOH, तो ये स्ट्रक्चर हो गया और ये फैटी एसिड की चेन, ओके। तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे CH2, ओके, COOH, मतलब कि CH, ओके, और ये क्या हो गया COOH। इसी को हमने इस फॉर्म में यहाँ लिखा है और ये फैटी एसिड की चेन हो गई। CHOH, ओके, पूरा ग्लिसरॉल, और CH2OH मोनोग्लिसराइड, ठीक है, ये पूरा मोनोग्लिसराइड हो गया। फिर उसके बाद से डाइग्लिसराइड का फॉर्मेशन होगा, डाइग्लिसराइड CH2O COO, तो वही, और फिर ये फैटी एसिड की चेन, फिर ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ठीक है। CH2OH और CH2OH डाइग्लिसराइड्स। फिर आता है तुम्हारा हाइड्रोफिलिक, जो कि क्या है, हेड। हाइड्रोफिलिक हेड CH2 किसका बना हुआ था, CH2O P, फॉस्फोरस का बना हुआ रहता है, POOH और O, ठीक है। और उसका CH2OH CH, ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोफिलिक, ये पूरा, और ये लेसिथिन कंपोजिशन हो गया जो बना हुआ रहता है, लिपिड जो होता है वो पूरा बन गया है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, ऐसे बना हुआ रहता है। फिर आया ये लेयर के बारे में, तो पूरा एक्सप्लेन कर। देखो, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल। ओलिगोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस शुगर। इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, प्रोटीन जो कि इंटीग्रल प्रोटीन्स मतलब ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रांसमिशन, इनर टू आउटर ट्रांसमिशन में हेल्प करती हैं सेल से, ठीक है। और रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन जो कि पेरिफेरी पे प्रेजेंट होती हैं, ऐसी भी प्रोटीन्स होती हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, तो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, केमिकल्स जो भी हैं, क्या क्या हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो लिपिड में तुम्हारा आ जाता है कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल सारे सेल्स में नहीं होता है, कुछ ही सेल्स में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड जो होता है वो क्या बनाता है, हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। तो ये बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे अभी वो स्ट्रक्चर जो था पीछे, वो एक ऐसे स्ट्रक्चर था, बाइलेयर मतलब कि 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, उसको बाइलेयर बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक टेल प्रोजेक्ट इनसाइड अवे फ्रॉम द वाटर। हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है वो अवे फ्रॉम द वाटर होती है, सो इसीलिए वो इनसाइड प्रोजेक्ट कर रही होती हैं। और हाइड्रोफोबिक टेल अंदर प्रोजेक्ट करेंगी और हाइड्रोफिलिक हेड जो होगा वो बाहर प्रोजेक्ट करेगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए रहते हैं। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, 2 टाइप ऑफ प्रोटीन, 2 टाइप का प्रोटीन होता है, एक होता है पेरिफेरल और इंटीग्रल। पेरिफेरल मतलब कि जो पेरिफेरीज पे प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के, वो इजिली रिमूव कर सकते हैं उनको, ठीक है। और एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन जो कि पार्शियली या फिर कंप्लीटली बरीड होता है अंदर, तो वो डिफ़िकल्ट होता है रिमूव करने के लिए। और ये किसकी तरह वर्क करता है, केमिकल की तरह, रिसेप्टर या पंप की तरह, ठीक है, इसका रोल होता है। जैसे यही हो गया पेरिफेरी, जैसे F0 F1 बनता है, ये स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। और इंटीग्रल जो होता है वो F0 होता है और F1 जो होता है वो पेरिफेरी प्रोटीन होता है, ठीक है। फिर आता है ग्लाइकोप्रोटीन जो कि ओलिगोसैकेराइड होता है, जो कि अटैच होता है प्रोटीन पे और रिसेप्टर या एंटीजन की तरह वर्क करता है। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, शुगर अटैच ऑन लिपिड, शुगर अगर अटैच होता है लिपिड पे तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड बाइलेयर का बना रहता है और प्रोटीन का बना रहता है, ठीक है, 2 चीज़ों का बना रहता है, लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन का। लेकिन ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन, वो भी ऑर्गेनल्स के भी मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन के बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन के चैनल्स हैं, मेम्ब्रेन पे क्या होता है, प्रोटीन के चैनल्स है, प्रोटीन कहीं कहीं पे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, चैनल प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर एज ए केमिकल वर्क कर रहा होता है, और जो लिपिड होता है वो पूरा कवर करके रखता है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है इसी की वजह से। तो नोट में क्या है, 2 cells have some basic structure of membrane but they differ in amount of lipid and protein।
मतलब कोई भी ऐसे सेल्स हो सकते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब सेम स्ट्रक्चर हो मेम्ब्रेन का और सेम बेसिक स्ट्रक्चर हो, लेकिन उनका अमाउंट लिपिड और प्रोटीन में डिफर कर सकता है। मतलब कि किसी में ज़्यादा हो सकता है लिपिड, किसी में कम हो सकता है, वाइस वर्सा। ठीक है, फिर डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर का डिस्कवरी कैसे हुआ? तो केमिकल एनालिसिस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, सबसे पहले कैसे स्ट्रक्चर का डिस्कवरी हुआ तो वो हम देखेंगे। तो क्या हुआ था कि केमिकल एनालिसिस, सबसे पहले तो आरबीसी के मेम्ब्रेन का केमिकल एनालिसिस हुआ। ठीक है, क्यों किया गया? क्योंकि आरबीसी जो होता है उसमें कुछ प्रेजेंट नहीं होता है, कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ना कि ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, ये सब कुछ प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें, और मेम्ब्रेन वो इजीली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो केमिकल एनालिसिस के लिए मतलब इजीली हो सकता है उस पर। तो केमिकल एनालिसिस में फाइंड आउट किया गया कि उसमें 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है, 8% अदर कंपोनेंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन अरेंजमेंट है पूरे, गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अरेंजमेंट बताए थे। ठीक है, तो ये सारे कंपोजिशंस पाए गए आरबीसी पे। तो ये एक स्ट्रक्चर एक ऐसे हुआ आरबीसी के थ्रू। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेम्ब्रेन मॉडल आया। मेम्ब्रेन मॉडल में डैनियल डेविसन ने क्या दिया कि सैंडविच मॉडल दिया उन्होंने। सैंडविच मॉडल में उन्होंने अरेंजमेंट बताई लिपिड और प्रोटीन की। ठीक है, सैंडविच मॉडल में लिपिड और प्रोटीन की उन्होंने पूरी अरेंजमेंट बताई कि क्या है कि जो प्रोटीन है वो आउटर साइड पे है और लिपिड जो है वो अंदर के साइड पे है। तो ऐसे वो सैंडविच मॉडल उन्होंने दिया था। फिर रॉबर्टसन जो थे उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि लिपिड जो है वो लिपिड की बाइलेयर है, जो कि इनक्लोज्ड है इन फाइब्रस, मतलब फाइबर्स बाहर से लगे हुए हैं, अंदर लिपिड की बाइलेयर है। फिर आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि अभी एक्सेप्ट किया गया है वाइडली। तो उसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। लिपिड, अब उन्होंने बताया था कि लिपिड इज लाइक अ ओशियन, लिपिड का ओशियन है, और प्रोटीन इज लाइक आइसबर्ग। ठीक है, तो लिपिड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कम। तो इसी मतलब यही मॉडल को एक्सेप्ट किया गया वाइडली। तो प्रोटीन्स जो हैं वो इज लाइक अ आइसबर्ग और लिपिड इज लाइक अ ओशियन। ठीक है, लिपिड इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर, नॉट सॉलिड नॉट लिक्विड एज वेल। मतलब कि क्वासी फ्लूइड मतलब कि ऐसा कि ना वो सॉलिड है ना लिक्विड है। ठीक है, तो प्रोटीन लेटरल मूवमेंट पॉसिबल, तो प्रोटीन का जो मूवमेंट होता है वो इसी वजह से पॉसिबल होता है क्योंकि लिपिड जो है ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है, तो उसका मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है प्रोटीन का। एबिलिटी ऑफ प्रोटीन फॉर लेटरल मूवमेंट इज नोन एज द फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होती है कि प्रोटीन का जो मूवमेंट है, लेटरल मूवमेंट, उसको हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं। ओके, फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन में क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन है वो कैसे फंक्शन करता है? सिक्रीशन एंडोसाइटोसिस करता है, सिक्रीशन करता है एंडोसाइटोसिस, मतलब कि इनगल्फ कर रहा होता है वो। ठीक है, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, फ्रॉम सेल न्यू लिपिड मॉलिक्यूल कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा होता है सेल मेम्ब्रेन अपने फरो, मतलब कि ऐसे डिवीजन हो रहे होते हैं, डिवीजन होके फिर साइटोप्लाज्म अलग अलग डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस अलग डिवाइड हो जाता है क्वासी फ्लुएंट मेम्ब्रेन की वजह से। इंटरेक्शन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। दो टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? लार्ज अमाउंट में होता है। एंडोसाइटोसिस, इसमें एंडोसाइटोसिस की हेल्प से एंट्री होती है। एंडोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? इनगल्फिंग एंड एंट्री ऑफ द फूड पार्टिकल्स इन द सेल। एंड एक्सोसाइटोसिस मतलब कि एग्जिट ऑफ द फूड पार्टिकल्स और एनी वेस्टेज फ्रॉम द इनसाइड द सेल, फ्रॉम इनसाइड सेल। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट मतलब कि चैनल्स और पंप्स के थ्रू कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसी का नहीं किया जाता, तो ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? दो पार्ट हमने बताया था, जैसे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि फैगोसाइटोसिस, मतलब कि सेल ईटिंग, सेल अगर ईट कर रहा है सॉलिड चीज़ों को, तो उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब कि सेल ड्रिंकिंग। ओके,
अगर सेल ड्रिंक कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। उसके बाद आता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब कि सिक्रेशन और रिमूव आउट करना, एग्जिट करना। तो एक्सक्रीट कर रहा है या फिर रिमूव आउट कर रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो यही है यहाँ पर साइटोसिस। तो यही है यहाँ पर डायग्राम है एंडोसाइटोसिस, जैसे कि एमीबा हो गया मान लो ये, ठीक है। तो मूव करके वो खाने के पास जाता है, फिर ऐसे चैनल्स बना के वो इनगल्फ करके अंदर लेके आता है, तो इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस 2 भागों में डिवाइड होता है, मतलब 2 पार्ट्स में, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब कि सेल ड्रिंकिंग, अगर कुछ पीना हो या लिक्विड लेना हो तो उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, और सॉलिड हो तो उसको फैगोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब कि एक्सक्रीट आउट करना, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट जैसे अभी बल्क ट्रांसपोर्ट हो गया। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में 3 है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन मतलब देयर इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। इसको सिंपल डिफ्यूजन भी बोलते हैं। इससे क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, गैस, वाटर और लिपिड। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो चैनल्स और कैरियर के थ्रू होता है, और ये हाई टू लो ये भी होता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू होता है और अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है, तो इसीलिए वो लो टू हाई होता है। बाकी सेल वॉल के बारे में हम कल पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस इट लेटर। सो इफ़ यू like my video, do like my video and comment in the comment section if you have any doubt, and do subscribe to my channel Biology Classes. Thank you.